साथियों नमस्कार। पिनाक पानी मोहंती केस 26/8/2025 को सुना जाना था। एक और केस सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी केस सुना जाना था। केस की सुनवाई के बारे में थोड़ी देर में हम लोग बात करते हैं। सुनवाई कुछ हुई है और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है या चलते आ रहा है कई वर्षों से, जिस पर मैंने एक दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था। थोड़ी देर में इस पर बात करूंगा, फिर आएंगे हम लोग सहारा केस के मुद्दे पर। जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को अब गठित किया गया है, क्या जब तमिलनाडु और पंजाब की तरफ से ये याचिका कोर्ट में लगाई गई तो उस समय कम से कम 3 जज की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं तैयार की जा सकती थी, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते। इस केस में और अच्छे ढंग से ट्रांसपेरेंसी तरीके से सुनवाई हो जाती। और केस सुना भी किसने? जस्टिस पारदीवाला, जिनका विवादों से बहुत बड़ा हमेशा नाता रहा है और राज्यपाल और राष्ट्रपति जी के ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए जब सुनवाई हो और पाकिस्तान और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का जब हवाला दिया जाए, तो आप समझिए कि कितना निम्न स्तर का जजमेंट किया जा रहा है। इतनी बड़ी बात थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा था कि जो राज्यपाल और राष्ट्रपति जी की हमारे संविधान के अंदर समय सीमा नहीं बांधी गई है और उसको 3 महीने के दायरे में बांध दिया जाता है कि 3 महीने के अंदर बिल में कोई भी कमी हो तो उसको आप सही कराइए और सही करा करके 3 महीने के अंदर उसको पास करना ही होगा, अन्यथा वो बिल स्वयं पास माना जाएगा। इतना बड़ा डिसीजन 2 जज के बेंच ने ले लिया। अब पलट करके राष्ट्रपति जी ने 14 प्रश्न रख दिए और 3 दिन पहले और 1 दिन आज सुनवाई हुई। 4 दिन इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन हुआ और 5 जज मिल करके, जिसमें CJI भी है, इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। और आज इसी पर रेफरेंस पर फेवर लेने वाले एडवोकेट ने आर्गुमेंट रखे। पूरे दिन इंतजार होता रहा कि हो सकता है कि लंच तक इस पर फेवर में रेफरेंस के आर्गुमेंट सुने जाएं और उसके बाद फिर जो अन्य केस हैं जो कि आम जनता से जुड़े हैं, हजारों लाखों लोगों से जुड़े हैं, उस पर भी कम से कम 2 घंटे सुनवाई हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैं लाइव अपडेट ले रहा था। 4:02 तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनवाई करती है, फिर बेंच उठ करके चली जाती है। उसके बाद अगर कुछ स्पेशल सुनवाई हुआ हो किसी और केस का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तो पोर्टल पर अपडेट नहीं है। मैं देर रात 10 बजे के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अभी भी पोर्टल पर सेम वही सारे डेट दिख रहे थे। लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर ये काम पहले ही कर लिया गया होता, क्योंकि वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े मुद्दे थे, देश के संवैधानिक पद पर बैठे लोगों से जुड़े मुद्दे थे, जहां की सम्मान भी जुड़ा हो और सही तरीके से सारे एक्ट का एनालिसिस करके फैसला देना हो, तो संवैधानिक पीठ पहले ही क्यों नहीं गठन कर ली गई? क्यों 4 दिन बर्बाद किया गया? ऐसे हालात ही क्यों पैदा किए गए? और कोर्ट और क्या कर रहा है? संजय कुमार जी, CSDS के कर्ता धर्ता प्रोफेसर संजय कुमार जी, और जो ये इनका इकोसिस्टम है ना वामपंथियों का, इसमें बहुत ज्यादा प्रोफेसर आपको मिलेंगे देश से लेकर के विदेशों तक। अब देखिए थोड़ा कि जब राज्यपाल और राष्ट्रपति जी का मामला कोर्ट में उठता है तो जस्टिस पारदीवाला और एक जज साथ में बैठ के 2 जजों की बेंच केस को सुनती है। लेकिन जब संजय कुमार के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकती है, FIR होता है और FIR भी जेन्युइन था कि आप एक देश में बहुत बड़ा जब इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, आपको सरकार फंडिंग कर रही है, आपको विदेशों से डॉलर में फंडिंग मिल रही है, तो आप भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन में एक है, उसको आपने बदनाम करने की कोशिश की महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाइए, सोशल मीडिया पर भी एक्सपोज करिए, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाकर के एक्सपोज करिए। अगर कमियां हैं तो एक्सपोज करिए उनको और सुधारिए इतने बड़े संवैधानिक सिस्टम को। लेकिन जब आप सिर्फ बदनाम करने की नीयत से करते हैं तो ये देशद्रोह ही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई छोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। आप देश को बदनाम करते हैं। आपकी वजह से विदेशों के मीडिया वाले भारत के डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं,
यहाँ के विपक्षी दल के सारे नेता पूरे भारत में मजाक बना रहे हैं, जबकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। अगर सबके ऊपर अगर FIR हो तो खैर कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पूरा उनका इकोसिस्टम है, जमानत तुरंत मिलेगी। लेकिन फिर भी FIR होना चाहिए, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे संवैधानिक संस्था को बिना एविडेंस के इतना बड़ा एलिगेशन लगा करके नहीं बदनाम कर सकती। उससे भारत का मस्तक नीचे होता है, विदेशों में मजाक बनता है। आप देखिए कि संजय कुमार जी का FIR के बाद केस कौन सुनता है। इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए CGI के पास समय नहीं था, लेकिन जब संजय कुमार का बात कोर्ट तक पहुंचा जमानत के लिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई की और FIR पर रोक लगा दी, किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी पर रोक लग गई। क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से माफी मांग लिए? तो कोई भी क्या अगर मर्डर कर लेता है, बड़ा गुनाह करता है, देश के साथ गद्दारी जैसा स्थिति बना करके कोई हरकत करता है, तो सिर्फ माफी मांगने से किसी के फांसी की सजा को आप माफ कर देंगे? किसी मर्डरर को आप सजा नहीं देंगे? जो आपके देश की अस्मिता का हत्या करता हो, विदेशों में बदनाम करता हो, देश के अंदर पूरा माहौल बना दिया, ऐसे को आप सामने बुला करके डांट भी नहीं सकते थे? ऐसे तो टिप्पणी और फटकार नॉर्मल आप लगाते ही रहते हैं। तो ऐसे संजय कुमार को सामने खड़ा करके क्या फटकार नहीं लगाना चाहिए? क्या उससे लिखित में कबूलनामा नहीं लेना चाहिए कि कभी भी आइंदा ऐसा गलती नहीं हो? कोई भी बिना एविडेंस के देश की संस्थाओं को धूमिल करते हुए, भारत की छवि को धूमिल करने वाली कोई भी फर्जी वीडियो, इमेज, डाटा सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करो। करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, ये आप स्वयं से सोचिए। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं में कमियां बिल्कुल हैं, ये आज से नहीं है, पिछले 10-11 साल से नहीं हुई है। देश आज़ाद हुआ जब से ये सिस्टम हमारा आज़ादी के बाद से चल रहा है। कोई दूध का धुला नहीं था, ना आज है। सब में लचर व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसी तरह से चलते रहना भी सही नहीं है। अगर गलतियों का उजागर नहीं करेंगे, दंडित नहीं करेंगे, उनको लताड़ नहीं लगाएंगे, समझाएंगे नहीं, तो किस काम का सुप्रीम कोर्ट, किस काम का कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, किस काम का? अभिसार शर्मा जी, जिन्होंने एक वीडियो बनाया था और उसमें असम में वहाँ लोगों को बुरा लगा, FIR हुआ, 10-12 घंटे नहीं लगे, जमानत मिल गई। ठीक इसी तरह का एक्सपोज किया गया था जब निर्दोष निहत्थे साधु की हत्या की गई थी, जब महाराष्ट्र के अंदर। तो इतने बड़े गंदे काम को एक्सपोज करने वाले अर्नब गोस्वामी जी को FIR करके गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे संगीन धाराओं में FIR हुआ कि जमानत भी नहीं करा पाए, गिरफ्तार हुए। फिर बाद में धीरे धीरे जमानत हुई, फिर छोड़ करके आए जेल से। तो ये इकोसिस्टम देखिए ना कि ऐसे लोगों को जमानत देने के लिए फटाफट याचिकाएं लगती हैं, फटाफट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठ करके जमानत दे देते हैं। लेकिन उनके नज़र में राज्यपाल और राष्ट्रपति जी के और हमारे संविधान से जो जुड़े बहुत ही संवेदनशील सिचुएशन के केस थे, उसको उन्होंने नहीं सुना। और आज कोर्ट का समय लगातार जाया जा रहा है। हजारों लोगों को न्याय मिल सकता था, सैकड़ों केस प्रतिदिन नहीं सुने जा रहे हैं। एक केस का सुनवाई हुआ, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें अगली सुनवाई का डेट 9 सितंबर 2025 टेंटेटिव लिस्टिंग कर दी गई है। ऑर्डर की कॉपी अभी अपलोड नहीं हुई है। ऑर्डर की कॉपी अगर आती है जब भी, तो मैं आपको उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण केस था, कल कितनी खुशियां थी मनों में कि CGI के सामने अब ये सारे तथ्य खुलेंगे। कोर्ट नंबर 1 में केस चला गया, 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, तो केस का महत्व बढ़ जाएगा, ऑर्डर की वरीयता बढ़ जाएगी और लाखों एजेंट, करोड़ों निवेशकों को एक बहुत बड़ा न्याय जल्द से जल्द अब मिलने जा रहा है। ऐसा लग रहा था कल तक। कल हो सकता है कि समय कुछ मिले तो इस पर सुनवाई कर लिया जाए, जो निवेशकों के हित से जुड़ा है, कुछ ऐसा ऑर्डर आ जाए। निराशा होती है, वर्षों से चला आ रहा केस न्याय की प्रतीक्षा में है। करोड़ों लोग जिनसे न्याय की उम्मीद करते हैं, वो अपने इकोसिस्टम में फंसे हैं, उसी में चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लिए कुछ विशेष होना जरूरी है। जैसे ही कोई और अपडेट आता है, मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।